इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर रेड हुई है। नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की तरफ से रेड की गई। सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये रेड हुआ है। आपको बता दें कि एफईएमए के तहत की जाने वाली ये पहले छापेमारी है। करीब 900 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन का आरोप भी लगा है। नरेश केजरीवाल और उनके पारिवारिक सदस्यों के रांची, मुंबई और सूरत के कुल 15 ठिकानों पर छापा पड़ा है। ईडी ने रांची में केजरीवाल के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय सहित आवासीय ठिकानों पर भी छापेमारी की है। तो बड़ी खबर आपको रांची से इस वक्त बता रहे हैं। रांची में ये छापेमारी हुई और सीए नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर छापेमारी की गई। दबिश बढ़ी है और इस बार रांची के सीए नरेश कुमार केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की दबिश बढ़ी है। ये पूरा जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, फेमा के तहत कार्रवाई की गई है। फेमा मतलब समझ जाइए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है और झारखंड में फेमा के तहत होने वाली यह पहली कार्रवाई है। आपको बता दें कि नरेश केजरीवाल और उनके पारिवारिक सदस्यों के रांची, मुंबई और सूरत के कुल 15 ठिकानों पर इस समय छापा चल रहा है। और यहाँ पर फिलहाल हम देख सकते हैं कि रांची के जो चर्च कॉम्प्लेक्स है वहाँ नरेश केजरीवाल का जो कार्यालय है वहाँ इस समय ईडी की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि रांची के रहने वाले जो केजरीवाल हैं उनके करीब 9,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन की जाँच जो है वो इस समय ईडी की रडार पर है और ईडी उसी की जांच कर रही है कि केजरीवाल का जो है यूएई हो, नाइजीरिया और अमेरिका में कई अघोषित विदेशी शेल कंपनियों को जो है नरेश कुमार केजरीवाल नियंत्रित कर रहे थे और जिसका संचालन भारत से ही किया जा रहा था, अपने ही देश से तमाम देशों के कारोबार को नियंत्रित किया जा रहा था। जाहिर है कि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि रांची में ईडी की दबिश बढ़ी है, लेकिन फेमा के तहत होने वाली यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत होने वाली यह पहली कार्रवाई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, अभी रांची में ईडी की तरफ से छापेमारी चल रही है, स्थिति क्या है, किन किन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और कितने अधिकारी मौजूद हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश अग्रवाल की बात करें, जिस तरह से नरेश कुमार केजरीवाल की अगर बात करें तो इससे जुड़े मामले पे सिर्फ रांची नहीं बल्कि मुंबई, गुजरात के सूरत और रांची और इसके आसपास के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि तकरीबन 900 करोड़ से ज्यादा का जो इसका मनी ट्रांजेक्शन है वो अब जांच एजेंसी के रडार पर है, जिसको खंगाल रही है। हालांकि एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन हुए थे वो तकरीबन 1500 करोड़ ट्रांजेक्शन से दिखाया गया, लेकिन जिस तरह से अब 900 करोड़ का जो संदिग्ध लेन देन है वो जांच एजेंसी के रडार पर है, जिसे अब जांच एजेंसी के द्वारा विस्तार से खंगाला जा रहा है। और इस मामले में हालांकि पहले इनकम टैक्स के द्वारा भी कार्रवाई की जा चुकी है, इनकम टैक्स के द्वारा भी इस मामले में काफी विस्तार से खंगाला गया और जो इनपुट्स मिले थे उसी के आधार पर जांच एजेंसी ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया और फेमा के तहत इस मामले में आज कार्रवाई की जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक मामला है और इसके तार जो हैं कई राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले में जल्द ही कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी, क्या अब तक किसी तरीके के दस्तावेज या डिजिटल डाटा, कैश की किसी चीज की बरामदगी हुई है शंकर? देखिए, सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी भारी मात्रा में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीज किए गए हैं। इसके साथ ही डिजिटल जो डिजिटल उपकरण हैं वो बाकायदा जब्त किए गए हैं और इस मामले में काफी जो महत्वपूर्ण जानकारियां शुरू से पहले से इकट्ठा की जा रही है। यानी कि जो इनकम टैक्स का जो इस मामले में पहले से इन्वेस्टिगेशन रहा है उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है। तो बिल्कुल शंकर, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ये छापेमारी चल रही है और ये बड़ी छापेमारी है, ऐसे में सबूत तो बताइए कि क्या क्या बरामद किए गए हैं, इसके साथ ही क्या कोई बड़े नेटवर्क से इसका कनेक्शन भी सामने आया है? देखिए, दोनों सवालों का मैं जवाब दे दूं, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि हम इस समय राजधानी रांची के जिया चर्च कॉम्प्लेक्स में जहां नरेश कुमार केजरीवाल का कार्यालय जो है अभी थोड़ी देर पहले ईडी के जो अधिकारी हैं वो कार्यालय में पहले पहुंच गए थे। बाद में कर्मियों ने आकर जो गेट है, देखिए यहाँ पर अलग अलग कई दुकानें हैं, इन्हीं दुकानों के बीच में जो है नरेश कुमार केजरीवाल का जब भी है कार्यालय है
और ऐसे में यहाँ पर कार्यालय के बाहर जो आप देख सकते हैं कि 2 पुलिसकर्मी वहाँ खड़े हैं और वहीं पर यानी काफ़ी देर तक ईडी के अधिकारी वहाँ पर खड़े रहे। खड़े रहने के बाद कर्मियों ने आकर बाकायदा गेट खोला। गेट खोलने के बाद ईडी के अधिकारी अंदर गए और तमाम दस्तावेज जैसे कि भी हमारे जो दिल्ली संवाददाता भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि तमाम चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पर चूंकि सेल कंपनियाँ जो हैं जो कागज़ पर होती हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं होती हैं, और चूँकि नरेश कुमार केजरीवाल जो हैं वो दरअसल आपको चार्टेड अकाउंटेंट है। चार्टेड अकाउंटेंट की जो भूमिका होती है वो पैसे के लेन देन को लेकर होती है कि सेल कंपनियों में कैसे पैसा हवाला के जरिए विदेशों का पैसा भारत आता है। तो फेमा के तहत, फेमा का मतलब ये होता है कि आप पैसा बाहर से देश में ला रहे हैं, मतलब एक तरीके से मनी जो ट्रांजैक्शन होता है हवाला के तहत, वही पूरा मामला है। 900 करोड़ रुपए की बात आ रही है। संदिग्ध ट्रांजैक्शन में नरेश कुमार केजरीवाल की भूमिका है और झारखंड के जो कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल रसूख है नरेश कुमार केजरीवाल का, पॉलिटिकल कनेक्शन भी नरेश कुमार केजरीवाल के यहाँ पर जो है। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि ये तार सिर्फ रांची ही नहीं, रांची में जो उनका लालपुर स्थित आवास है वहाँ भी कार्रवाई चल रही है, कार्यालय में कार्रवाई चल रही है, मुंबई और सूरत जहाँ जहाँ उनका ठिकाना है, जहाँ कारोबार है, जहाँ जहाँ जिन कंपनियों के काम नरेश कुमार केजरीवाल एज ए चार्टेड अकाउंटेंट देखते हैं, तमाम चीजों में उनकी भूमिका को संजय, ये भी तलाशा जा रहा बताइए है। क्योंकि आपने कहा था कि उनके सहयोगियों के और उनके परिवार के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ऐसे में क्या कोई जानकारी है कि उनके कितने सहयोगी, कितने परिवार के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है? देखिए, इस समय कहा जा रहा है कि दर्जन भर से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और सिर्फ ये झारखंड में नहीं है, ये आपको मुंबई और सूरत जैसे महानगरों में भी छापेमारी चल रही है। क्योंकि हम बता दें कि ये चूंकि ट्रांजैक्शन है उनका पूरा, आप देख रहे हैं कि अमेरिका है, यूएई है, नाइजीरिया है, मतलब कि एशिया से लेकर अफ्रीका होते हुए अमेरिका तक उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। और बड़ी, जैसा मैंने पहले बताया कि सेल कंपनियों में जो उनकी भूमिका है, जो पैसे का लेन देन है, ट्रांजैक्शन है हवाला के जरिए, वहां पर ईडी की ओर से जो है वो जांच की जा रही है। पहले ये जांच जो है आयकर विभाग इसे देख रहा था, अब वो जांच का दायरा बढ़ा है और ईडी अब इस पूरे मामले को देख रही है। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, रांची से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां देवघर में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक हुई है। 5 और 6 दिसंबर को यह बैठक होने वाली है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। 5 दिसंबर की शाम 6 बजे प्रदेश पदाधिकारी की बैठक और 6 दिसंबर को सुबह से ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। तो बैठक में बीजेपी एजेंडा प्रस्ताव पास करेगी और राज्य सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी बीजेपी। बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां देवघर में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। 5 और 6 दिसंबर को ये बैठक होने वाली है और ये बैठक बहुत ही ज्यादा अहम मानी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। 5 दिसंबर को शाम के 6 बजे प्रदेश पदाधिकारी के साथ जेपी नड्डा की बैठक होगी। 6 दिसंबर की बात करें तो 6 दिसंबर को सुबह से ही प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक और बैठक में बीजेपी एजेंडा प्रस्ताव पास करेगी। तो राज्य सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी बीजेपी। और बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक को लेकर के सियासत भी देखिए अब तेज हो गई है। बैठक को लेकर के बीजेपी में उत्साह दिख रहा है, तो वहीं जेएमएम ने बैठक को लेकर के निशाना साधा है। कभी भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होता है तो कार्यकर्ता जाहिर तौर पर उत्साह से लबरेज होते हैं। वो भी जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की संभावना है। अध्यक्ष कार्यालय से अभी भी जो है कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन जो अभी तक प्रोग्राम है उसके अनुसार 5 तारीख को कोर कमेटी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। 6 तारीख को विराट कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी संबोधित करने की संभावना है। तैयारियां पूरे अंतिम चरण पे है और देवघर में जब इनका आगमन होगा तो बाबा नगरी एक बार हमारे कार्यकर्ताओं के लिए फिर से एक उत्साह का संचार बढ़ने का काम करेगी। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, बैठकें या रणनीतियां बना सकती हैं, बनाने का अधिकार भी उन्हें है लोकतंत्र में, लेकिन उसका फलाफल क्या होगा, क्या कुछ मिलेगा, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। सभी लोग जुटेंगे देवघर में, बाबा भोले के दर्शन करेंगे, पेड़ा वेड़ा खाएंगे, 1-2 दिन वहाँ बढ़िया 3 स्टार 4 स्टार होटल में रहेंगे। उससे ज़्यादा क्या कुछ हो पाएगा। झारखंड की धरती पर झारखंड का हीरो, हम सभी का नायक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हेमंत सोरेन जी की सरकार के खिलाफ अब क्या रणनीतियां बनाइएगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर के जारी राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अतिक्रमण अभियान के दौरान एक रैली निकाली गई जिसमें झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर जेएमएम ने कड़ी नाराजगी जताई। जेएमएम ने कहा कि पूर्व मंत्री का इस तरह मुख्यमंत्री के प्रति अपशब्द कहना असहनीय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। साथ ही दुलाल भुइया के संयम खोने की भी उन्होंने बात कही। हमको लगता है कि और जिस भाषा का वो प्रयोग किए हैं उसको पहले विवेक बुद्धि के साथ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पर किस व्यक्ति को किस भाषा से हमको वो कहना चाहिए, इन सारी चीजों की उनकी जानकारी होनी चाहिए। और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्यकलाप को देखा है, चाहे विपक्ष की बात बोले चाहे दुलाल भुइया की बात बोले, ये लोगों ने आपा खो चुका है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इनको हम लोग कैसे रोकेंगे, इसीलिए इस तरह का भाषा उन लोगों के पास में निकल रहा है। मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुलाल जी, आप जिस थाली में खाए उस थाली को थूकिए मत, क्योंकि आपको यहाँ के जनता ने 15 साल पहले नकार चुका है और आपका ये बड़बोलापन जब तक बंद नहीं होगा आपको और वो नर्क की ओर ले जाएगा। क्यों, आप तो डूबता सूरज की ओर चल चुके हैं, अब उगता सूरज। 30 नवंबर का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही खास था, लेकिन टिकटों की कालाबाजारी का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, राज्य में भारत और दक्षिण अफ्रीका ओडीआई के बाद टिकट बिक्री, ब्लैक मार्केटिंग और सुरक्षा चूक को लेकर के जेएससीए पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी और जेडीयू लगातार हमलावर है। जेडीयू ने तो एसीबी जांच की मांग तक कर दी है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने इस मुद्दे पर राजनीति न करने की बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य में वनडे क्रिकेट मैच देखने गए दर्शकों पर लाठीचार्ज, टिकटों की कालाबाजारी के आरोप, इन सभी मुद्दों को लेकर बवाल मचा हुआ है। दर्शक तो नाराज हैं ही, बीजेपी और जेडीयू भी हमलावर है। झारखंड जेडीयू ने तो एसीबी जांच की मांग कर दी। जेडीयू का आरोप है कि जेएससीए के संरक्षण में टिकट कालाबाजारी हुआ। आने वाले रेवेन्यू की वसूली के लिए जेएससीए प्रबंधन ने नवजात बच्चों के लिए टिकटों का शुल्क लगा दिया और आम लोगों के लिए जो टिकट था उस टिकट के शुल्क में भी 30% तक वृद्धि करने का काम किया। और हम इस पूरे कालाबाजारी की, महाकालाबाजारी की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी से कराने का अनुरोध करते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े अधिकारियों के चलते अव्यवस्था हुई और मैच ने रांची को शर्मसार किया। ऐतिहासिक जीत दर्ज की भारत ने साउथ अफ्रीका पर और पूरा देश इससे खुशहाल हुआ, लेकिन रांची को इन्होंने शर्मसार कर दिया। जेएससीए के ऊपर शीर्ष में बैठे लोगों ने जिस तरीके से अराजकता फैलाई, साहब, टिकट बिक्री के आधे घंटे के बाद काउंटर बंद हो गया। ये संभव है क्या? बाहर कालाबाजारी हो रही थी, तो कालाबाजारी में क्या इन अधिकारियों की संलिप्तता थी? आधा घंटा में टिकट काउंटर कैसे बंद हो सकता है? जेडीयू बीजेपी के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे बदनाम करने की साजिश बताई है। कहा, चूक हुई तो जेएससीए सुधार करे, इसे मुद्दा न बनाया जाए। ये महत्वपूर्ण दिन पूरा रांची उल्लास में डूबा हुआ था। आज चर्चाएं हो रही हैं कल के जीत की। पूरा उमंग और उत्साह रांची शहर में दिखा, लेकिन चंद भाजपाइयों को अब यहाँ सवाल दिखने लगा कि कांग्रेसीकरण और बीजेपी। तो पहले बीसीसीआई पर ये बता दें, बीसीसीआई में कौन है, वो कौन सा कांग्रेसीकरण है कि भाजपाकरण है? बीसीसीआई हमें लगता है कि संज्ञान लिया है। ये जेसी और बीसीसीआई के बीच का मामला है, ये कोई पॉलिटिकल मामला है नहीं। लेकिन चूंकि इस राज्य में हुआ है तो स्वाभाविक तौर पे हमें भी इसकी चिंता है और हमें ये लगता है, हम यही सुझाव भी देना चाहेंगे कि आगे इस प्रकार की घटना न घटे, ये भी जेसीए को सुनिश्चित करना चाहिए। दरअसल रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका ओडीआई के बाद टिकट बिक्री, ब्लैक मार्केटिंग और सुरक्षा चूक को लेकर जेएससीए पर सवाल उठे हैं। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है, तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस इस मुद्दे पर सियासत न करने की सलाह दे रहे हैं। अब ये तो जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता निरंजन और ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
इसी बीच देखिए चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। 5 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया, मानव तस्करों से उन्हें मुक्त कराया गया। आरपीएफ की टीम ने उनका रेस्क्यू किया है। 2 महिला तस्कर इसमें गिरफ्तार की गई। तमिलनाडु से ले जाने की फिराक में वो लोग थे, मजदूरी के लिए ले जा रहे थे बच्चों को। तो ये बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं आपको, जहां 5 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। मानव तस्करों से बच्चों को मुक्त कराया गया। आरपीएफ की टीम का ये रेस्क्यू है, बड़ी सफलता आरपीएफ की टीम को ये लगी है। 2 महिला तस्कर इसमें गिरफ्तार किया गया और जो जानकारी सामने आ रही है कि जो 2 महिला तस्कर है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु ले जाने के ये महिला फिराक में थी, बच्चों को वहां जाके मजदूरी कराना था और उससे पहले ही उनकी इस साजिश को नाकाम आरपीएफ की पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। इसी बीच देखिए रांची से बड़ी खबर आ रही है। JBVNL का बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। 60% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। 2026-27 के लिए यह प्रस्ताव दिया गया। नियामक आयोग में जमा किया टैरिफ पिटीशन और घरेलू बिजली 10.30 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव रखा गया है। सिंचाई दर की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो सिंचाई दर भी 9 से 10 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग लेगा ये अंतिम फैसला। बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। इसी बीच देखिए हजारीबाग से एक और बड़ी खबर आ रही है। ठगी का मास्टरमाइंड फरार है। मास्टरमाइंड संजय अब भी फरार है। 200 करोड़ से अधिक की ठगी उसके ऊपर और अब वो फरार है। पुलिस ने घर पर इश्तेहार चिपका दिया है। रकम दुगना करने के नाम पर ठगी करता था। 900 से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी वो कर चुका है। आपको बता दें कि ओम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ठगी करता था। अफ्रीकी कनेक्शन आया है सामने। कोर्ट ने आरोपी को सख्त चेतावनी दी है। हाजिर नहीं होने पर संपत्ति कुर्की होगी। तो हजारीबाग रामगढ़ चतरा के निवेशक को उसने फंसाया। मास्टरमाइंड की ये वो फरार चल रहा है। ठगी का मास्टरमाइंड फरार है। मास्टरमाइंड संजय अभी भी फरार है। 200 करोड़ से अधिक की ठगी करके वो फरार है। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो गिरफ्त में आए। पुलिस ने आरोपी के घर पर इश्तेहार भी चिपकाया। चलिए बात अब मौसम की मिजाज की कर लेते हैं। रांची समेत राज्य भर में आने वाले 2-3 दिनों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत कई जिलों का तापमान 4 डिग्री तक और ज्यादा गिर सकता है। सोमवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। वहीं आज सुबह से ही बादल भले ही छट गए हो और धूप खिल गई हो, लेकिन ठंडी हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड की खबरें और ठंड की चर्चा अब जोर पकड़ेंगी। चूंकि राजधानी रांची में आज मंगलवार की सुबह से आसमान नीला हो गया है। आसमान से बादल रवाना हो चुके हैं और अब सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है। सोमवार की सुबह से ही आसमान में बादल थे, लिहाजा यह पूर्वानुमान जताया गया था कि जैसे ही बादल हटेंगे पारा गिरेगा। आने वाले 2 दिनों के अंदर राजधानी रांची समेत राज्य भर में पारा 4 डिग्री तक नीचे जाने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। हम इस समय मौसम विभाग के सामने में हैं और देख सकते हैं कि आम लोगों के लिए किस तरीके से लगातार बुलेटिन जारी किया जा रहा है कि आप अगर मौसम के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सतर्क रहना चाहते हैं तो मौसम विभाग के इस मॉनिटर को देख सकते हैं। आपको बतला दें कि मौसम विभाग के मुताबिक रांची हो, पलामू हो, सिमडेगा, खूंटी यानी आसपास के तमाम जिले तो हैं ही, इसके अलावा सिरभूम और पलामू में भी पारा आने वाले 3-4 दिनों के अंदर 4 डिग्री तक नीचे जाएगा। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह भी है कि इस बार अल नीना के कमजोर होने की वजह से कड़ाके की ठंड शायद आपको देखने को नहीं मिल सकती है। पहले ये पूर्वानुमान जारी किया गया था कि चूंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है लिहाजा कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सुबह से ठंडी हवा चल रही है। कांके का न्यूनतम तापमान आज 8.4 डिग्री है, जबकि यह कल 9.5 डिग्री था। कुल मिलाकर राजधानी रांची अब सर्द हवाओं के चपेटे में आने जा रही है। उत्तर से लगातार बर्फीली हवा जो है झारखंड में जब प्रवेश होता है तो यहाँ मौसम में उसका असर दिखता है और राजधानी रांची में आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
खबर जमशेदपुर से है, जहां लगातार ठंड अपने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। बारिश के बाद पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ शीतलहर लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में रुक रुक कर बारिश की संभावना भी जताई जा रही है और इसके बाद ठंड अपना विकराल रूप दिखा सकती है। जमशेदपुर शहर में लगातार ठंड अपना कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जहां कल बारिश के बाद आज पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ शीतलहर की भी जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। शीतलहरी हवा लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में रुक रुक कर बारिश भी होगी और इसके बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। सुबह से ही जमशेदपुर शहर पूरी तरीके से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ठंड के बीच लोग गर्म कपड़े पहन करके मॉर्निंग वॉक करते भी नजर आए। लोगों का ये कहना है कि जमशेदपुर का वेदर कश्मीर, नैनीताल और दार्जिलिंग की तरह तब्दील हो चुका है। हम जमशेदपुर में रहकर उन शहरों का आनंद ले रहे हैं। जमशेदपुर शहर में लगातार रोजाना ठंड जो है अपना पुराने सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और बता दूं कि मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिनों तक रुक कर बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कल बारिश हुई और उसके बाद आज जो है पूरे शहर में कोहरे की चादर में पूरा जमशेदपुर शहर लिपटा हुआ। तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से जमशेदपुर शहर जो है वो सुबह से ही कोहरे की चादर में पूरी तरह से शहर लिपटा हुआ है। घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। हम लोग का प्रतिदिन का ये क्रियाक्रम है, तो हम लोग डेली ये वॉकिंग कर रहे हैं। कोहरा भी आ एकदम कोहरा में तो बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है जमशेदपुर का वेदर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। हम लोग हमेशा जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं कम से कम 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जी। आज तो और मजा आ रहा है। ऐसा कुहासा है, ठंडा में भी टहलने का मजा कुछ और ही रहता। आज जो रेगुलर है वो चाहे बरसात हो, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्मी हो, उसको 365 दिन हुआ है। वेदर कैसा है शहर का आज? वेदर तो ठंडा है, जैसा साइक्लोनिक है तो उसका असर पड़ा है जमशेदपुर में भी। कुहासा भी है। हाँ, तो वो असर पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो अभी लगातार 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी और बारिश के बाद इस बार जमशेदपुर शहर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं शहर के लोगों को इस बार ठंड जो है सताने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।